नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। गुहार छत्तीसगढ़ में एक बार हम फिर बात कर रहे हैं खैरागढ़ उपचुनाव की। दरअसल 12 अप्रैल को चुनाव होने वाले, लेकिन ये मामला ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। चुनावी रण और चुनावी वाण इतने तीखे होते जा रहे हैं कि कई धुरंधर लहूलुहान हो रहे हैं और बहुत से लीडर मीडिया का भी सामना करने से बच रहे हैं। मतदान की तारीख नजदीक है और चुनावी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ उपचुनाव को प्रचार का एक बड़ा जरिया बता दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छत्तीसगढ़ को दिवालिया बता दिया है। उत्तर प्रदेश 26% लोन लिया और छक को 22% लोन, ये भी उन्होंने कहा कि दिवालिया होने के कारण गिनाने में ये तर्क भी पेश किए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 1,23,000 से ज़्यादा नए किसानों को भुगतान किया गया था। 2,500 रुपये प्रति क्विंटल से की दर से धान खरीदी जा रही है। मतदान के साथ साथ नेताओं की सक्रियता और जवानी जंग तेज हो गई है और तीखी भी होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद पटेल जी ने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ दिवालिया कर रहे हैं क्योंकि किसानों का ऋण माफी हो गया, 2500 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है। हमने तो विधानसभा में कहा यदि किसानों के कर्ज माफी करने के लिए 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने के लिए, 3,000 में कोदो कूट की रागी खरीदने के लिए, तेंदूपत्ता खरीदने के लिए यदि हमको लोन लेने का आवश्यकता पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान के सर पे कोई कर्ज का बोझ नहीं रखना चाहते। ये अन्नदाताओं का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी है लगातार किसानों के खिलाफ में फैसला करती जा रही है। उपज के मूल्य नहीं मिल रहा है, 3 काले कानून लाए थे, फिर वो वापस करने की बात कर रहे हैं। तो मूलतः भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। रमन सिंह पहले भी चुनाव साल में बोनस देते रहे और उसके बाद वो मुकर जाते थे। हमारी सरकार विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल के बाद भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। थोड़ा बहुत झूठ तो होता है लेकिन पूरा सफेद झूठ होता है। मैं दिन भर में जहाँ रहा हूँ पूरा मीडिया वहाँ पर होगा, वीडियो बने होंगे। धान की कीमत तो छोड़ दो, धान शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। जिनने ये छापा, जिनने ये बयान दिया, पहले वो माफी मांगे और मुख्यमंत्री को तो माफी मांगनी ही चाहिए। उसको कम से कम हमारा वीडियो सुन लेना था कि मैंने बोला है कि नहीं बोला। जो चीज मैंने बोली नहीं छत्तीसगढ़ की धरती पर, उसको हेडलाइन बनाकर अपने पाप ढांकना। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने जल शक्ति मिशन के तहत भारत सरकार ने 4 गुना पैसा भूपेश बघेल जी आपको दिया था। ये बात मैंने वहां जोर पर भी बोली है, आज रिपीट कर रहा हूं। 1,431 करोड़ रुपया 4 गुना आपको पैसा दिया था, लेकिन आप उसे नहीं ले पा रहे हैं। आपने दूसरी किस्त का आवेदन नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप छल कर रहे हैं और यही पाप ढांकने के लिए आपने सफेद झूठ बोला, इसके लिए माफी मांगी। तो हमने सुना कि चुनावी जंग जो है वो इतनी तीखी है कि इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो गए और मुख्यमंत्री तो खैर इसमें चूंकि चुनाव के मुख्य बिंदु है तो वो तो इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन इस पूरी चर्चा पे हमारे साथ शामिल हो गए हमारे तीनों मेहमान। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता, किरण बघेल भाजपा की प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर अजय चंद्राकर, तीनों साथी शामिल हो गए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत फिर आपसे ही होगी क्योंकि चुनावी जंग तीखी होती जा रही है, धारदार हो रही है और कई लोग इसमें लहूलुहान भी हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव क्या इतना ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण है कि इसमें केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, उत्तर छत्तीसगढ़ की दिवालिया होने की बात भी हो रही है, फिर खंडन भी हो रहा है, मंडन भी हो रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि ये चुनाव जो है वो आम चुनाव होने के पहले की दिशा तय करने वाला लग रहा है? आपकी राय? आदरणीय राघवन जी, खैरागढ़ का जो कैचमेंट एरिया है वो डॉक्टर रमन सिंह जी का कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सरवाइव करने का एक विधानसभा क्षेत्र रहा है किसी समय में। लगाए हैं यहाँ पर, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये किसानों का और दिवालिया का ये जो बात है, तो यहाँ पर
मूल बात यह है कि छत्तीसगढ़ शासन, जैसा मुख्यमंत्री जी अपने स्टेटमेंट में दिए कि वो बोनस देते थे डॉक्टर रमन सिंह जी, और बोनस देते थे 300 रुपया क्विंटल। ये अलग बात है कि बोनस देने में कुछ व्यवधान आ गया, तो वो स्वयं लगभग 4,500 करोड़ रुपया उस समय। भूपेश सरकार जो अभी जो बजट प्रस्तुत की है कि सरकार के द्वारा जो किया गया है उसमें राउंड फिगर 6,000 करोड़ की बात है, तो ये तो मैनेजेबल है, जो कि स्वयं के कर से राज्य सरकार को मिल रहा है 44,500 करोड़ रुपया और केंद्र से 44,575। इसमें अगर 6,000 करोड़ रुपया वो देते हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ किसानों की बात होनी चाहिए। मूल बात यह है कि डीजल का ही रेट जिस तरह से बढ़ा है राघवेंद्र जी, हमारे यहाँ की सरकारें, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, पश्चिमी राष्ट्रों में जिस तरह से सोशल सेक्टर के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए टैक्स लगाया जाता है, लेकिन केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें ये सोशल सेक्टर के मद के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेते और अपने बजट से ही देते हैं। तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म के लिए सोशल सेक्टर के ऊपर टैक्स की बात होनी चाहिए, और वो खास तौर से सुपर रिच के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि हार्वेस्टर का भी जो 1,500 रुपए था वो 2,000 पहुंच गया, थ्रेसिंग का काम 1,600 था वो 2,000 पहुंच गया, रोटावेटर 1,200 से 1,600 पहुंच गया, कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर से करते हैं 800 से 1,200 रुपया पहुंच गया। ये सिर्फ 10 रुपया डीजल बढ़ने के बाद। ठीक है, केंद्र सरकार जो एमएसपी बढ़ाई उसमें 600 रुपया उनको किसानों को मिल रहा है, लेकिन लागत बढ़ गई है 2,500 रुपया। तो यहाँ पर किसानों के दृष्टिकोण से देखें तो भूपेश सरकार जो 2,500 दे रही है, लेकिन वो भी 2,500 2019 का है, क्योंकि हर साल जो एमएसपी तय होता है, और खास तौर से वो तो अक्टूबर में ही हुआ था, और अक्टूबर से लेकर के अभी तक का हम देखें तो काफी प्राइस इंडेक्स में वृद्धि हो गई है। इसलिए किसानों का विषय है, 6,000 करोड़ रुपया आराम से मैनेज किया जा सकता है। जहां तक जल मिशन की बात है, प्रफुल्ल प्रहलाद पटेल जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो जिस तरह से बोले कि जो मैं बोला था उसको मीडिया में जिस तरह की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर जल के विषय के ऊपर बजट में भी भूपेश सरकार 1,000 करोड़ रुपया रखी। अजय जी, आपने ठीक कहा है कि महंगाई बढ़ गई है और किसानों की जो एमएसपी है वो अभी 2019 की है जी, और इसके चलते तो जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है कर्मचारियों का, हर साल सरकार महंगाई भत्ते बढ़ाती है, तो हमें लगता है कि हर साल महंगाई दर बढ़ने के हिसाब से किसानों के भी उत्पादों के एमएसपी नए सिरे से तय होना चाहिए, जैसे कर्मचारियों के भत्ते तय होते हैं। ये एक अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये बात अगर आपने कही है तो ये पूरे देश में जानी चाहिए। किसानों का मामला, और देश कृषि प्रधान है। मैं पहुंचता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। अजय जी, 2019 का एमएसपी है और सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या जो 2,500 रुपए आपने धान का फिक्स किया हुआ है वो कम नहीं लगता है? हालांकि बाकी राज्यों से आप ज्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन यहां भी दरकार इस बात की है कि कर्मचारियों की भांति किसानों के भी उत्पादों का एमएसपी बढ़ना चाहिए। इस पर आपकी राय, और बाकी चुनाव पर जो आपको कहना है वो जरूर आप कहें। राघवेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य जो खरीदी का दायित्व है वो केंद्र सरकार का है, और राज्य सरकार एक एजेंसी की भूमिका निभाती है, और समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है केंद्र की एजेंसी करती है राघवेंद्र जी। और आपने खुद भी स्पष्ट रूप से कहा, आज छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है 2,540 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य दे रही है, आज वो पूरे देश में सर्वाधिक है। और देखिए हमारा विरोध इसी बात से, आज के केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी आके क्या बयान देते हैं कि 25 रुपए में धान खरीदी की जाएगी तो छत्तीसगढ़ तबाह हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनका ये बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार का जो चरित्र है वो पूरी तरह किसान मजदूर विरोधी है। और देखिए आज इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, इनके नेता, आपको बहुत स्पष्ट वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, पत्रकार ने उनसे पूछा, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं 25 रुपए में धान जो बहुत जल्दी 28 रुपए आ जाएगा। उसके तुरंत बाद उनका रिप्लाई आता है कि इस प्रकार से वो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बदहाली की अवस्था पहुंचा देंगे। आज कितना भी स्पष्टीकरण देते रहे, इस प्रकार के जो वादात्मक बयान या सोचे समझे जो बयान दे रहे हैं, ये पूरी तरह निंदनीय और आलोचनीय है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर प्रहलाद पटेल जी का पुतला फूंक के हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और देखिए आज ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कुछ आंकड़े दूंगा तो पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय का दिसंबर 2021 के आंकड़े, देश पर कुल कर्ज आज के डेट में
128.41 लाख करोड़ रुपए और देश की जनसंख्या 130 करोड़ रुपए, मतलब प्रति व्यक्ति आज की डेट में 98,776 रुपए, लगभग 1 लाख रुपए का ऋण प्रति व्यक्ति पर आज की डेट में है। और आंकड़े स्पष्ट कर दूं, 67 साल देश को आजादी हुए, बीच में कुल जो लोन दिया गया 55 लाख करोड़ का, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 8 साल में लगभग 73 लाख करोड़ का कर्ज लिया। तो कहीं ना कहीं जो 8 साल में कर्ज का है वो पिछले 67 साल से किया उससे भी ज्यादा है। कहीं ना कहीं देश को हाल अर्थव्यवस्था में पहुंचाने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। और कहीं भी देखिए, केंद्र की मोदी सरकार की बात करूं या छत्तीसगढ़ की 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कभी भी किसान, गरीब, आदिवासी इनकी प्राथमिकताओं में रही नहीं। सारे निर्णय जो है केंद्र की मोदी सरकार, आज उद्योगपति और पूंजीपतियों के इतने निर्णय लेते हैं। आज हम 2500 का समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को दर्द हो रहा है। और यही आज केंद्र की मोदी सरकार 8 सालों में 11,19,482 करोड़ का पूंजीपतियों का ऋण माफ कर देती है, तब इनको दर्द नहीं होता। तो यही कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर है। आज किसान विरोधी है पूरी तरह से। आज लगातार इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। 2003 में 270 रुपए बोनस का वादा किया, 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा किया, 2000 में 2170 और 300 रुपए बोनस, मतलब कुल मिलाकर 2400 रुपए देने का वादा करने के बाद 1470 रुपए में धान खरीदा, 930 रुपए प्रति क्विंटल की चोट। कहीं ना कहीं शुरू से किसान विरोधी रहा है। केंद्र की मोदी सरकार 2022 में किसानों के दुगनी करने का वादा करती है और जब समर्थन मूल्य वृद्धि की बात होती है 2%। तो कहीं ना कहीं जो इनका विरोधाभास है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इनके सिर्फ वादे और सिर्फ जुमले होते हैं तो चुनाव जीतने तक शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं खैरागढ़ में जो स्थिति दिख रही है, आज इनके एक बड़े जो नेता है हेमंत शर्मा, जो वहाँ के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे, जनपद सदस्य रहे, आज भूपेश बघेल जी के जनित कार्यों से संपन्न होकर आज कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कहीं ना कहीं चाहे रमन सिंह जी की बात करूं या इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी, ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि 12 तारीख को जो मतदान होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा शानदार जीत दर्ज करने वाली है और इसी बौखलाहट में लगातार इनके द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है, जो बहुत निंदनीय और आपत्तिजनक है। राघवेंद्र जी, बिल्कुल। किरण जी, सीधा आरोप है कि केंद्र की सरकार और बीजेपी की नीतियां किसानों के पक्ष में कम है, उद्योगपतियों के पक्ष में ज्यादा है। और उन्होंने बहुत सारे आंकड़ों में एक आंकड़ा यह भी दिया है कि केंद्र सरकार ने 11,19,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है पूंजीपतियों का। तो ये तो केंद्र का मामला हो गया। वो आरोप चूंकि केंद्र के हैं तो आपकी रेंज के बाहर है, आपकी मर्यादा के बाहर है कि आप दिल्ली के आरोपों का जवाब दें। लेकिन बीजेपी बहुत ताकत लगा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 8 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं खैरागढ़ चुनाव में प्रचार के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो बीजेपी तो ताकत पूरी लगा रही है, लेकिन क्या वजह है कि जो कांग्रेस ने काम किया है उसका कोई बहुत ही मजबूत काट जिसे कहते हैं वो बीजेपी प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। हालांकि आप कह सकती हैं बाद में कि ये सीट हमारी थी भी नहीं और चली भी गई तो हमारा क्या गया है, खोने के लिए कुछ नहीं है, ये बाद में उत्तर आएगा। लेकिन अभी यह है कि जो भाजपा कोशिश कर रही है वो कमतर नजर आ रही है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम ये सीट निकाल रहे हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से हम ये खैरागढ़ की सीट जीतेंगे। आने वाला परिणाम आपको ये क्लियर कर देगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप हार रहे हैं, मैंने ये कहा कि आप थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं क्योंकि सत्ता भी कांग्रेस की है। मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। अगर कमजोर होती तो कांग्रेस की सरकार को, हमारे पार्टी के मेंबर्स को अपने पार्टी पाले में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, तो दोनों साथियों की बातों को आज रिकॉर्ड पर रहेंगी हमारे चैनल में। जब इसके नतीजे आएंगे तो आपकी इस बात को भी हम कोट एंड कोट करके बताएंगे और जो बात गंगवाली जी कह रहे हैं उसको भी बताएंगे। जी, खैरागढ़ में बहुत विकास के कार्य किए राघवेंद्र जी। जी जी, उसकी बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि हम ये सीट पक्के तौर पे निकाल रहे हैं। और चाहे कांग्रेस कितने भी दावे करे, 12 तारीख के चुनाव के बाद परिणाम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए, दोनों पक्ष कह रहे हैं कि दूध का दूध। सरकार ने 3 साल में कोई काम किया ही नहीं है जिसे ये बता पाए। मैं आंकड़े लेके बैठी हूँ राघवेंद्र जी बताएं। छुई खदान से बरकट्टा रोड का चार्ज लगभग 40 करोड़ की जो सड़क निर्माण जो वनांचल क्षेत्र के लिए एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अगर शिक्षा की बात करें तो छुई खदान में कृषि विश्वविद्यालय की देन भाजपा की ही देन है। छुई खदान में भाजपा ने ITI का भी निर्माण किया और गंडई में SDOP कार्यालय की शुरुआत भाजपा की ही देन है और साहिलवार में उप तहसील की शुरुआत भी भाजपा ने की है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो खैरागढ़ विधानसभा में हाई स्कूल की संख्या जो कि 7 थी, जिसे बढ़ाकर 33 हुई है। वैसे ही हायर सेकेंडरी स्कूल की बात 13 से लेकर हमने 42 की है। तो
भाजपा की सरकार जब तक रही, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को लेकर बहुत से विकास कार्य किए हैं, और वहीं कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं है पिछले 3 साल में जिसे वे जनता तक पहुंचा सके और अपना रिपोर्ट दिखा सके। और यही कारण है कि ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और हम भाजपा के नेताओं पर दोष मोड़ रहे हैं। बयान तो आपके केंद्रीय चलिए मैं लौटता हूँ, अजय जी लौटूंगा, आपके पास मौका मिलेगा। तो एक बात तो चंद्रकांत जी मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस इस बात से सहमत कम होंगे, ऐसा कोई दल, ऐसा कोई प्रत्याशी जो चुनाव के पहले कभी किसी को कहते सुना कि मैं हार रहा हूं, भले ही उनकी जमानत जब्त हो जाए, तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते। और ये धर्म भी नहीं कि जो प्रत्याशी मैदान में, जो पार्टी मैदान में हो, वो कहे कि हम कमजोर हैं और दूसरी मजबूत है। ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चुनावी रण है। तो नतीजे बता देंगे कि किसकी बातें सही है, और हम ये चीजें जो हमारे साथी कह रहे हैं जरूर हम इनको बाकायदा कोट एंड कोट करके सुनाएंगे कि बीजेपी का क्या दावा था, कांग्रेस का क्या दावा था और नतीजे क्या हैं। 16 तारीख को जरूर बैठेंगे राघवेंद्र जी आपके चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चंद्रकांत जी एक बात तो यह है कि जो धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है या देश भर में हो रही है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के में भाव ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जहां तक गेहूं खरीदी की बात है, मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए बोनस देती है गेहूं खरीदी में, जो केंद्र सरकार ने एमएसपी तय की हुई है। तो मुझे लगता है कि मामला केंद्र का जरूर है एमएसपी किसानों के लिए, लेकिन राज्य सरकारें अपनी तरफ से उसमें कुछ एड ऑन करती है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ ने बढ़त बनाई है धान की खरीदी में, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार गेहूं खरीदी में बढ़त बनाए हुए है। तो ये राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर सकती है। अंतिम बात मेरी यह है कि जिस तरह से डीए तय होता है कर्मचारियों का, हर साल सरकार तय करती है, उसी तरह महंगाइयों को देखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, मजदूरी की दर बढ़ जाती है, बिजली के दाम बढ़ जाते हैं, तो किसानों के उत्पाद का भी एमएसपी हर साल महंगाई भत्ते की तरह तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2019 में कर दिया, 2015 में कर दिया, वो 10 साल तक चला रहा है। अब इसमें आपकी राय चंद्रकांत जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। राइटफुल प्राइस किसानों को मिलना चाहिए। अगर हम डीजल की ही बात करें तो डीजल में या पेट्रोल में जब डायनामिक प्राइसिंग के प्रक्रिया को अपनाया गया है, तो कृषि में भी अपनाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज जी निश्चित रूप से गेहूं खरीद रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं, लेकिन 2015 से लेकर के हम अगर 2020 तक का आंकड़ा देखें और जिस तरह से डीए में वृद्धि होती है या फिर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, तो किसानों को करीब 1500 रुपए का नुकसान का आंकड़ा दिख रहा है डाटा में। बिल्कुल, ये भी जरूरी नहीं है कि डाटा जो दिख रहा है वो सही भी हो, उसमें कई चीजें, कई छिपी हुई बातें भी रहती हैं। लेकिन ये सच है, यूक्रेन संकट आने के बाद, रूस का संकट आने के बाद यूरिया के दाम में जो 1200 रुपए था वो 1350 हो गया। एनपीए जो मिश्रित खाद होता है वो 1400 रुपया पहुंच गया। लेकिन केंद्र सरकार जो सब्सिडी देती थी उर्वरक के ऊपर 60,000 करोड़ रखी थी, उसको 1 लाख करोड़ रुपया की है। तो केंद्र सरकार की इस बात को तो की प्रशंसा होगी, लेकिन वर्तमान समय में रिक्वायरमेंट जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है, उसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो इन सब दृष्टिकोणों से देखें तो किसानों को राइटफुल प्राइस मिलना चाहिए। अब भूपेश सरकार निश्चित रूप से 2500 रुपया उस समय देना प्रारंभ की है, तो भूपेश सरकार इसीलिए किसानों के मसले के ऊपर अपना पीठ थपथपाती है और प्रायः देश में इसकी चर्चा भी है, सकारात्मक चर्चा। जी अजय जी, आप पीठ थपथपाइए क्योंकि आपने काम बड़ा किया हुआ है, लेकिन ये पुराना हो गया, 2019 का मामला है और 2022 आ गया है। अगर आपको बढ़त बनाए रखना है, चुनाव तो आज है, कल दूसरे चुनाव आएंगे, होते रहेंगे, लेकिन किसानों के मामले में अगर आपको अपने आप को किसान हितैषी बनाए रखना है, तो फिर आपको 2019 के बाद जो आपने तय किया था 2500 रुपए धान की खरीदी, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तब आप इस बढ़त को मेंटेन करेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे कि एक बार की घोषणा की थी। अब बघेल सरकार भी पिछड़ गई है, आपके सामने चुनौती है, आप खुद चुनौती है, क्योंकि आपने जो काम किया है उसका मुकाबला आपसे ही है। आपकी राय? राघवेंद्र, बहुत स्पष्ट कर दो स्थिति। आपको समर्थन मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है पूरी तरह केंद्र एजेंसी के ऊपर, आपको स्पष्ट कर दो, समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो ये मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो हम धान के जो उत्पादक है उनको 9,000 रुपए प्रति एकड़, उसके अलावा गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन, इनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से रविंद्र चौबे जी का बयान में देखिएगा, अभी हम 2500 रुपए दे रहे हैं, जो अगले 1.5 साल के अंदर 250 रुपए ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, क्योंकि समर्थन मूल्य के अलावा हम 9,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं, तो वो 2500 से 2800 रुपए ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए तो है
इसके लिए आपको बधाई है। चंद्रकर जी भी कह रहा है, मैं भी इस बात को बोल रहा हूं, और आगे पीछे भाजपा भी इस बात को अपने ऑफ द रिकॉर्ड बात करती होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि शिवराज सिंह जी की सरकार जो केंद्र ने एमएसपी तय किया हुआ उससे अलग हटकर 100 रुपए बोनस देती है, तो आप भी बोनस के रूप में किसानों को मदद कर सकते हैं। धान खरीदी का जो फिगर है 2500 रुपए, वो 2019 का है, उसमें बढ़ोतरी की जरूरत है। ये तो मैंने एक बात बताई उदाहरण के तौर पर। जी, बात पूरी करें। राघवेंद्र जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपसे, केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस बात पर रंगा डाल रही है कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी न की जाए। वो बार-बार ये धमकी देती है, अगर हम बोनस की रकम देंगे तो हम केंद्रीय पुल से चावल खरीदना बंद कर देंगे। आपकी बात से और अजय चंद्राकर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर केंद्र की मोदी सरकार ये ऑब्जेक्शन हटा देती है तो हम सीधा इनपुट सब्सिडी के बजाय सीधा बोनस के रूप में देने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री किसान है और किसान से बढ़कर उनकी चिंता कोई नहीं कर सकता। आज देखिए, हमने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर 11,000 रुपए करोड़ का किसान की ऋण माफी की, 246 करोड़ सिंचाई कर माफ किया, 375 करोड़ की सिंचाई क्षतिपूर्ति की, बिजली बिल ऑफ किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो बताओ, इसलिए तो आप जीतते आ रहे हैं चुनाव, इसीलिए आप चुनाव जीतते आ रहे हैं। आप चूंकि ऐसे काम कर रहे हैं तो इसके लिए तो नतीजे, नगर निगम चुनाव आप जीत रहे हैं, बाकी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इसमें आगे काम करने की जरूरत है। समय की कमी आएगी, आप जल्दी से बात पूरी करें। 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपसे। दंतेवाड़ा चुनाव में 11,331, चित्रकूट चुनाव 17,853, मरवाही चुनाव 36,000, ये तीनों उपचुनाव हमने जीते हैं। और आपके लोकप्रिय चैनल को स्पष्ट कर दूं, 16 अप्रैल को भी हम ये चुनाव शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। रमन सिंह जी का बयान देखिएगा कि खैरागढ़ की मिट्टी का मुझ पर कर्ज है, लेकिन 15 साल तक वो शासन में रहने के बाद उस मिट्टी के कर्ज को चुका नहीं पाए, आज उस खैरागढ़ को जिला नहीं बना पाए। स्वास्थ्य, कृषि, अन्य सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं उपेक्षित थी। हमने अपने घोषणा पत्र का वादा किया है, 24 घंटे के अंदर आपके लोकप्रिय चैनल को बता दूं, 2 घंटे में जब किसानों की कर्ज माफी कर सकते हैं तो 24 घंटे में खैरागढ़ को जिला बनाएंगे और अपने सारे वादे घोषणा पत्र के पूरे करें। जी, किरण जी, क्या कहना है आपका? रणवेद जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल बीत गए, इन्हें जिला बनाने की सुध नहीं आई और ये दावा करते हैं 24 घंटे की। बड़ी हास्यास्पद बात है। आज पूर्व किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस की ये सरकार, इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। राहुल गांधी जी आते हैं रायपुर के किसान जब शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करने जाते हैं तो कांग्रेस की यही सरकार उन्हें लाठियों से बर्बरता पूर्वक मारती है, उनकी पिटाई करती है। जब लक्ष्मीपुर में किसानों की मृत्यु होती है तो यहाँ की भूपेश सरकार जाके 50-50 लाख बोले दीजिए। जहाँ नया रायपुर में कोई किसान गश्त खा के गिरता है तो मात्र 4 लाख की घोषणा होती। किसान हितैषी बताने वाली सरकार किसान को छल रही है। समर्थन मूल्य में धान तो केंद्र सरकार खरीद रही है, भूपेश सरकार तो मात्र अंतर की राशि दे रही है, जिसे अगर 3 साल में टोटल किया जाए तो 10 से 12,000 करोड़ ही बनता है। तो बाकी छत्तीसगढ़ को 52,000 करोड़ के कर्जे में छत्तीसगढ़ की सरकार ने डुबो दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता के हक का पैसा, ईमानदारी का पैसा ये यूपी चुनाव में, असम चुनाव में लगा रही है। और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल ले जाकर वहां की सरकार बनाएंगे यूपी और असम में। वहां पे मुंह की खाने के बाद भी इनके चेहरे पे कोई शर्म नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं, ये क्यों नहीं छत्तीसगढ़ का मॉडल लेके ही गए थे भूपेश जी। यहाँ केंद्र आला कमान अजय जी, मैं आपको मौका दूंगा, संसाधन को झोंक रही है समय की कमी, लेकिन मैं आपको अवसर दूंगा। जी 10 सेकंड दीजिएगा, मेरा निवेदन है बस। जी किरण जी, बात पूरी करें। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अब यहाँ के किसानों से पूछिए कि उनको कितनी राशि कट के मिलती है, गिदावरी के बाद उनके पास कितना जमीन बचता है, बीज और खाद में कितनी काला बाजारी हो रही है, ये तो यहाँ के किसानों से पूछिए। यहाँ का भी रिसेंट आंकड़ा आया है जिसमें 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अगर किसान खुश है तो क्या कारण है गंगवानी जी कि 6 से 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अनुदान राशि भी भूपेश सरकार नहीं दे रही है। आपका सवाल महत्वपूर्ण है, समय कम है, मैं उत्तर दे देता हूँ। अजय जी, आपने जो कहा 10-20 सेकंड में उत्तर दें इसमें। कहीं नहीं, किरण जी अच्छी प्रवक्ता है लेकिन उनकी तकनीकी जानकारी अधूरी है। आपको स्पष्ट कर दूं, 2500 रुपए समर्थन मूल्य पूरे देश में सर्वाधिक है। आज 11,000 करोड़ का ऋण माफी 2 घंटे में करते हैं। इन्होंने लगातार 270, 300 रुपए बोनस, 2100 रुपए समर्थन, 300 बोनस का वादा करता लगातार वादा खिलाफी की। आज 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे 3 चुनाव की बात करूं, नगरीय निकाय चुनाव की बात करूं, चलिए अजय जी, समय कम है, समय खत्म हो रहा है। ये सारी बातें हम 16 अप्रैल को फिर एक बार बैठेंगे, बात करेंगे। चंद्रका जी, समय की कमी, इसलिए मैं आपकी अंतिम टिप्पणी नहीं ले पा रहा हूं।
बाद में करेंगे। अजय जी आपका बहुत धन्यवाद, किरण जी आपका भी धन्यवाद और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर खैरागढ़ का उपचुनाव छोटा सा है लेकिन इसने बड़े बड़े नेताओं को उलझा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ जाने वाले हैं 8 अप्रैल को, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां जाने वाले हैं और प्रहलाद पटेल तो आज वहां थे ही और भूपेश बघेल वहां मोर्चा संभाले हुए। देखते हैं 12 तारीख को मतदान है और 16 को नतीजे। तो कुल मिलाकर चुनाव का रण क्या कहेगा 16 तारीख को इस पर फिर बात करेंगे। अभी गुहार छत्तीसगढ़ में सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।